हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग स्टूडेंट में। आज हम बात करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में। वैसे तो काफ़ी टाइम से हम कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो इस वजह से हम नहीं कर पाए। लेकिन अब हम हाजिर हैं फिर से आपके सामने नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से। तो अभी आपको इसका स्टार्टिंग में मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी, जो कि 1-2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे जिसमें हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के बारे में भी आपको बताएंगे। तो होप सो आपको पसंद आए ये वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं चलिए। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मेनली हमारे इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो है हमारे एक पहला है हार्ट हमारा, दूसरा ब्लड, तीसरा है हमारी ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में हमारी आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। तो ये सभी मिलके हमारे क्या बनाती है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियो मतलब हमारा हार्ट जो होता है उसे बोलते हैं कार्डियो। तो और वेस्कुलर वेसल्स जो हमारी अभी ब्लड वेसल मैंने आपको बताया, आर्टरी, वेन, तो इन सब से मिलके जो सिस्टम बनता है उसे हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हार्ट की। तो जो हमारा हार्ट होता है वो लोकेट होता है मीडियास्टिनम, जो कि एरिया होता है बिटवीन द लंग्स इन द थोरेसिक कैविटी। हमारी थोरेसिक कैविटी जिसमें लंग्स आते हैं, रिब्स आती है, हमारे रिब केज जो हो गया, तो हमारी थोरेसिक कैविटी में आते हैं। वहीं पर हमारा लेफ़्ट साइड में लंग्स के बीच में मीडियास्टिनम एरिया में हमारा हार्ट जो होता है वो लोकेट है। इसके ऊपर 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो कि है पेरिकार्डियम, जो कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। ये फाइब्रस टिश्यू से बनी होती हैं। और ये लूज फिटिंग पेरिकार्डियल सैक होता है, जो कि हार्ट के चारों तरफ होता है, जो कि आपको दिख रहा है एक क्रीम कलर की। ये जो साइड में पिक में आपको दिख रही है लेयर बिल्कुल बाहर वाली, वो हमारी क्या है, पेरिकार्डियम लेयर है। इसके बाद हमारी आती है सेकंड लेयर, या हम कहें उसे मिडल लेयर, मायोकार्डियम। मायोकार्डियम को हम पेराइटल पेरिकार्डियम भी बोलते हैं। ये एक सेरस मेम्ब्रेन होती है, जो कि फाइब्रस लेयर है चारों तरफ। ये भी हार्ट के मतलब पेरिकार्डियम के बाद जो होती है यहीं आती है। इसके बाद हमारी जो थर्ड लेयर है वो हमारी विसरल पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम भी बोल सकते हैं आप उसे, एंडोकार्डियम भी बोल सकते हैं। और ये लेयर जो होती है बिल्कुल इनर मोस्ट लेयर होती है हमारी हार्ट की, जो कि सरफेस ऑफ द हार्ट मसल के ऊपर होते हैं, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ द हार्ट मसल। अब पैराइटल और जो विसरल लेयर है हमारी, मतलब कि हमारी मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, इन दोनों के बीच में सेरस फ्लूइड होता है, जो कि प्रिवेंट करता है फ्रिक्शन को जब भी हार्ट बीट होती है, ठीक, हार्ट बीट होता है। तो हार्ट बीट के दौरान पे क्या होता है, हमारा जो हार्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, लगातार कॉन्टीन्यूसली ये काम चलता है। तो दोनों लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन डेवलप ना हो, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए वहाँ पर सेरस फ्लूइड होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे हार्ट में जो होते हैं 4 चैम्बर्स होते हैं, जो कि है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये चारों किससे बने हुए हैं, हमारे कार्डियक मसल से बने हुए हैं। इसके बाद हम देखेंगे ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जो कि हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, आर्टरीज और वेन्स। तो हम इनके बारे में देखेंगे। मेनली आर्टरी जो होती है वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होती है वो कैरी करती है, और जो वेन होती है वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो कैरी करती है। लेकिन हार्ट में क्या होता है, वो जस्ट ऑपोजिट होता है उसका फंक्शन। पल्मोनरी आर्टरी जो होगी वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसको कैरी करती है और लंग्स तक लेकर जाती है। और जो हमारा पल्मोनरी वेन है वो हमारा ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो हमारा लेकर आती है लंग्स से हार्ट के पास में। तो ये जो होता है आर्टरी वेन का, सिर्फ हमारा हार्ट जो होता है उसमें जो होता है फंक्शन ऑपोजिट होता है दोनों का। अब हमारा जो अपर चैम्बर होता है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, ये दोनों जो होते हैं डिवाइड होते हैं, सेपरेट होते हैं बाय सेप्टम, जिसे हम इंटर एट्रियल सेप्टम बोलते हैं। क्योंकि ये एट्रियम के बीच में, इसलिए हम इसे इंटर एट्रियल सेप्टम बोलेंगे। अब हमें इस सेप्टम की ज़रूरत क्यों होती है, सेप्टम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि राइट एट्रियम क्या करता है, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, और लेफ्ट एट्रियम हमारा क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। अब दोनों की मिक्सिंग हो सकती है वहाँ पर, और दोनों की मिक्सिंग जो होगी उसकी वजह से जो है ऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन की कैपेसिटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा है, सॉरी नॉट कैपेसिटी, अमाउंट ज़्यादा है, और कार्बन डाइऑक्साइड की कम है। अगर वो दोनों मिक्सिंग हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारे जो टिश्यूज़ जो हैं, जो सेल्स हैं, उनको सही तरीके से सही अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से जो है हाइपोक्सिया, साइनोसिस, ये प्रॉब्लम हो सकती है।
तो इसी रीज़न से सेप्टम जो है वो ज़रूरी है दोनों चैम्बर्स के बीच में। तो राइट और लेफ्ट एट्रियम में हमारा इंटर एट्रियल सेप्टम होता है। ठीक इसी तरीके से हमारे जो लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल है उन दोनों के बीच में भी सेप्टम है, क्योंकि वहाँ पर भी हमारा ब्लड जो है राइट एट्रियम से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है। तो वहाँ पर भी तो सेप्टम ज़रूरी होगा, क्योंकि मिक्सिंग तो वहाँ पर भी हो सकती है। तो उन दोनों चैम्बर्स को भी डिवाइड करता है हमारा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे वेंट्रिकल्स के बीच में सेप्टम है, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, जो भी सेप्टम है वो हमारा मायोकार्डियम से बना होता है। मायोकार्डियम हमारी कौन सी लेयर थी, अंदर मिडल वाली लेयर। पेरिकार्डियम से अगली लेयर जो मिडल लेयर थी वो हमारी कौन सी थी, मायोकार्डियम। तो उससे ये सेप्टम बने होते हैं हमारे, जो कि चैम्बर्स को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, उन दोनों के बीच में होते हैं। इसके अलावा हमारे जो हार्ट है उसके 4 वॉल्व होते हैं जो कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकते हैं। जैसे कि हमारा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा है तो वो बैक फ्लो ना हो, क्योंकि जब हमारा राइट वेंट्रिकल पंप करेगा ब्लड को तो क्या हो सकता है, पंप करने के बाद वो ब्लड जो होगा हमारा पल्मोनरी आर्टरी में तो जाएगा, लेकिन अगर जो हमारे वॉल्व ना हो तो क्या होगा, वो ब्लड थोड़ा सा अमाउंट या ज़्यादा अमाउंट भी हमारी राइट एट्रियम में चली जाएगी और जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी रीज़न से हमारा क्या होगा, वॉल्व होते हैं। तो हमारा पहला है ट्राइकस्पिड वॉल्व, मिट्रल वॉल्व, पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल्व और ऑर्टिक वॉल्व। ये 4 वॉल्व है जो कि आप पीछे डायग्राम में देख सकते हैं। पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल्व आपको दिख रहा होगा और ट्राइकस्पिड वॉल्व भी हमारा है, मिट्रल वॉल्व भी है और हमारा ऑर्टिक वॉल्व भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। अब इसके बाद हम देखेंगे राइट एट्रियम जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो रिसीव करता है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हमारी सुपीरियर और इन्फीरियर दोनों वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा जो होती है वो लेकर आती है। तो जो सुपीरियर होती है वो सुपीरियर इसलिए क्योंकि वो ऊपर से लेकर आ रही है, सुपीरियर से समझ जाइए, इसका मतलब वो ऊपर से ला रही है। तो हमारे ऊपर के जो बॉडी पार्ट है, मतलब हमारा हेड हो गया, हमारे शोल्डर हो गए, हमारे हैंड्स हो गए, यहाँ से जो ब्लड आएगा वो सुपीरियर वेना कावा लाती है। और जो इन्फीरियर है वो हमारे जो बॉडी पार्ट, लोअर बॉडी पार्ट से, वहाँ से जो ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड वो हमारी इन्फीरियर वेना कावा लेकर आती है। जो ब्लड फ्लो होता है अब वो रिसीव तो हो गया राइट एट्रियम में, अब राइट एट्रियम से वो कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व। फिर राइट वेंट्रिकल जो होगा उस ब्लड को पंप करेगा थ्रू द पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल्व, और वो कहाँ, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाएंगे, लंग्स में जाएंगे हमारे। और लंग्स में क्या होगा, उन गैसियस एक्सचेंज होगा वहाँ पर, ठीक है, और वहाँ पे हमारा ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वापस आता है हमारे लेफ़्ट एट्रियम में। वो लेफ़्ट एट्रियम रिसीव करता है थ्रू 4 पल्मोनरी वेन। 4 पल्मोनरी वेन है जो ब्लड को वापस लेकर आती है लेफ़्ट एट्रियम तक। और वहाँ से फिर लेफ़्ट एट्रियम में आने के बाद ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल में, और लेफ़्ट वेंट्रिकल में वो जाएगा मिट्रल वॉल्व के थ्रू। इसके बाद जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है वो क्या करेगा, ब्लड को पंप करेंगे ऑर्टिक वॉल्व के थ्रू पूरे ऑर्टा में, और ऑर्टा के बाद पूरी बॉडी में, हर बॉडी सेल के पास में हमारे ब्लड जाएगा। वहाँ पे फिर से गैसेज एक्सचेंज होगा, फिर से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। उसके बाद फिर से सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा वापस उस ब्लड को हमारे राइट एट्रियम में लेके आएंगे। तो ये साइकिल हमारी बॉडी में हर सांस के साथ चलती रहती है। और जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये दोनों जो ब्लड होते हैं हमारे, इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजनेटेड में सिर्फ ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल रिमूव हो जाती है, या फिर डीऑक्सीजनेटेड में बिल्कुल सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन होती ही नहीं है, ऐसा नहीं है। ऑक्सीजनेटेड में क्या होता है, हमारे ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थोड़ी कम रहती है। और डीऑक्सीजनेटेड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है। ऐसा नहीं है कि दोनों गैसेस रिमूव हो जाती है, बिल्कुल ही दोनों गैसेस प्रेजेंट रहती है ब्लड में हमारे। अब इसके बाद हम देखते हैं ट्राइकस्पिड एंड मिट्रल वॉल्व। जो ट्राइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व होते हैं उसमें हमारे 2 से 3 क्लैप्स होते हैं जो कि एंकर्ड होते हैं फ्लोर पर।
बाय कोडिया टेंडिने एंड पेपिलरी मसल। जो कोडिया टेंडिने होती है उससे पेपिलरी मसल जो होते हैं वो उसको मतलब पकड़े रखते हैं, ताकि जो मीटर वॉल्व है उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों पर उसका कंट्रोल रहे। जब पेपिलरी मसल्स जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है तो क्या होता है, कोडिया टेंडिने जो होते हैं वो पुल हो जाते हैं और प्रिवेंट करते हैं जो हाइपर एक्सटेंशन होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व का, उसे ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व हमारे जो मीटल वॉल्व और हमारे ट्राइकस्पिड वॉल्व है उसी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, एट्रियो और वेंट्रिकल, मतलब कि एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों के बीच में जो वॉल्व है, इसी वजह से इसे हम एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व भी कहते हैं। तो मीटल और यहाँ ट्राइकस्पिड वॉल्व की ही बात हो रही है। इसके बाद हमारा जो वेंट्रिकल होता है, दोनों वेंट्रिकल जो होते हैं उसमें सेम अमाउंट ऑफ ब्लड होता है, लेकिन जो फोर्स हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल का ज़्यादा होता है, 5 टाइम्स ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल। लेफ़्ट वेंट्रिकल का हमारा 5 टाइम्स ज़्यादा फोर्स होता है, क्योंकि जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है उसे थ्रू आउट बॉडी जो होता है हमारा पूरा ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो इसलिए उसका फोर्स ज़्यादा होता है। जो डिफरेंस होता है, this difference in force is reflected in the gate difference between systemic and pulmonary blood pressure। जो सिस्टमिक और पल्मोनरी ब्लड प्रेशर होगा उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उससे हम इस फोर्स का पता लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे जो है मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इसमें पढ़ाऊँगी, क्योंकि अभी अगर मैं आगे बताती हूँ तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।